गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के तीसरे और चौथे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय है मुस्कुराता राजकुमार और चौथा अध्याय है माँ कहे एक कहानी। तो सबसे पहले पार्ट 3 मुस्कुराता राजकुमार। तो ये कहानी एक मुस्कुराते हुए राजकुमार की है जो एक चिड़िया के माध्यम से ज़रूरतमंदों की मदद करता है। तो ये कहानी हमें परोपकार के लिए प्रेरित करती है कि हमें किस तरह से दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ की भावना के। तो सबसे पहले कथावाचन। एक शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई थी। यह प्रतिमा उस राज्य के किसी राजकुमार की थी जो सदैव मुस्कुराता रहता था, इसलिए सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे। उसका रंग सुनहरा तथा उसके वस्त्र सोने की परतों से बने हुए थे। उसकी आंखें हीरे जड़ित और तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी। जो भी वहाँ से गुजरता उस प्रतिमा की सुंदरता एवं मुस्कान की तारीफ किए बिना न रह पाता। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रतिमा को देखा। उनमें से एक बोला, वाह, कितनी सुंदर प्रतिमा है। कलाकार ने जैसे इसमें जान ही डाल दी है। लगता है जैसे अभी बोल उठेगी। मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की मुस्कान की बातें सुनकर मंत्री जी आगे बढ़ गए। तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे वहाँ से गुजरी। बच्चा रो रहा था। माँ ने मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस राजकुमार को देखो, सदैव मुस्कुराता रहता है। तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर राजकुमार की प्रतिमा को और अच्छा लगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर बैठ गई। चिड़िया बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके पीछे उड़ते उड़ते अन्य चिड़िया भी आ रही थीं। चिड़िया अभी आराम कर ही रही थी कि बूंदाबांदी होने लगी। चिड़िया बोली, अरे, मैं तो आराम करने यहाँ बैठी थी, किंतु अब क्या करूँ? यहाँ तो बारिश से बचने के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसी मूर्ति का जो किसी को भीगने से भी न बचा सके। अपनी चिमनी में ही चलती हूँ, इससे तो वही अच्छी है। चिड़िया की बात सुनकर मुस्कुराते राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। वह चिड़िया की मदद करना चाहता था। उसने चिड़िया से कहा, रुको, मेरी बात सुनो। मेरे दोनों पाँवों के बीच में बारिश से बचने की जगह है, तुम यहीं बैठ जाओ। चिड़िया को राजकुमार की बात जम गई और वह वहीं जमकर बैठ गई। रात को राजकुमार ने चिड़िया से कहा, तुम्हें पता है, कभी मैं भी सेन साउची के बड़े किले में रहता था। सदा खुश रहता था तथा हमेशा सबके काम आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, शायद मेरा दिल भी नहीं रहा। मैं चाहते हुए भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें बसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ, तुम्हारा क्या काम है? मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया, तुम राजमहल में जाओ। वहाँ रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटा सा कमरा होगा। वहाँ एक बीमार लड़का भूखा प्यासा होगा, पर उसकी माँ के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसके पास दवा के पैसे भी नहीं हैं। तुम मेरी आंखों में से कुछ हीरे निकाल कर उसे दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे भोजन करवा देगी। चिड़िया बोली, नहीं, मैं उस लड़के की मदद के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शरारती लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। राजकुमार को उदास देखकर चिड़िया ने झट से उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेदकर उसकी आंखों से कुछ हीरे निकाल लिए और तेजी से उड़ती हुई राजमहल के पास पहुंची। उसने उस हीरे उस छोटे से कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर लड़के की माँ बहुत खुश हुई और अपने बेटे की दवा और खाना लेने दौड़ती हुई बाहर चली गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आई और बोली, तुम्हारा काम हो गया है, अब मुझे मिस्र पहुंचना है, मैं चलती हूँ। मुस्कुराता राजकुमार बोला, प्यारी चिड़िया, मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूख प्यास से बेहाल है। मैं नहीं चाहता कि वह अपनी भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में जड़े रत्न निकाल कर उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न निकाल लिए और एक एक कर कलाकार के पास डाल दिए। कलाकार खुशी से झूम उठा। वह बोला, अब मेरे गीत, मेरा नाटक कभी ना रुकेगा। चिड़िया लौट आई। राह में उसने एक गांव देखा जहां बहुत गरीबी थी। उसने राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला,
मेरे वस्त्र सोने की परतों के बने हैं, इन परतों को उतार लो, एक एक कर इन परतों को गांव के घरों में डालाओ, बेचारे कुछ दिन तो भरपेट खा पाएंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत गांव के सभी घरों में डाल दी। अपने घर सोना देखकर लोग नाच उठे। चिड़िया तो लौट आई पर थककर मूर्ति पर आ गिरी। अगले दिन सुबह वही दोनों मंत्री राजा के साथ वहाँ आए। वहाँ से गुजरे। राजा बोला, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आप सही कह रहे हैं राजकुमार, नहीं यह कोई भिखारी लग रहा है। अरे, एक चिड़िया भी इस पर मरी पड़ी है, कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। उसी रात किसी भले आदमी ने मूर्ति व चिड़िया को वहाँ से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो सभी व्यक्ति करते हैं। जिस तरह कबीरदास जी ने भी कहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। उसी तरह सज्जन मनुष्य भी परोपकार के लिए ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हारी। कि दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो इस कहानी में जिस प्रकार राजकुमार, जो कि स्वयं एक प्रतिमा के रूप में खड़ा था और अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बाद भी उसे वहाँ के लोगों की इतनी चिंता थी कि वह एक चिड़िया के द्वारा उसने अपने मूर्ति में लगे हुए रत्न और हीरे और सोने की परतें सभी ऐसे लोगों को दे दी जो ज़रूरतमंद थे। तो इसी प्रकार हमें भी इसी तरह बनना चाहिए जिससे कि हम दूसरों के काम आ सकें, ना कि सिर्फ अपने ही बारे में सोच सकें, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले, मुस्कुराते राजकुमार के वस्त्र, तलवार व आँखें कैसी थी? तो मुस्कुराते राजकुमार के वस्त्र सोने की परतों के, आँखें हीरे जड़ित व तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी। नेक्स्ट, बच्चे की माँ ने राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करके क्या कहा? बच्चे की माँ ने राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करके कहा कि तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। नेक्स्ट, राजकुमार के कहने पर चिड़िया ने गरीब नाटककार की सहायता कैसे की? राजकुमार के कहने पर चिड़िया ने गरीब नाटककार को राजकुमार की तलवार में जड़े रत्न निकालकर दे दिए। गांव की गरीबी को राजकुमार ने कैसे दूर किया? राजकुमार ने अपने सोने से बने वस्त्रों की परतों को गांव के घरों में डलवाकर गांव की गरीबी को दूर किया। प्रतिमा के बदसूरत लगने पर मंत्री ने क्या कहा? प्रतिमा के बदसूरत लगने पर मंत्री ने कहा कि यह राजकुमार नहीं, यह कोई भिखारी लग रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, किसने किससे कहा? वाह, कितनी सुंदर प्रतिमा है। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से। तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए, माँ ने अपने बच्चे से। मैं चाहते हुए भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, राजकुमार ने चिड़िया से। हमें बसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है, चिड़िया ने राजकुमार से। यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है, राजा ने मंत्रियों से। नेक्स्ट, वाक्य सही है या गलत लिखिए। शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई थी, सही। एक दिन उस राज्य का मंत्री वहाँ से गुजर रहा था, गलत। तुम्हें सदा उसकी तरह मुस्कुराना नहीं चाहिए, गलत। वह हीरे बेचकर अपने पति का इलाज करवा लेगी, गलत। कुछ शरारती लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे, सही। नेक्स्ट, बद उपसर्ग लगाकर शब्द लिखिए। तो बद प्लस सूरत बदसूरत, बद प्लस नसीब बदनसीब, बद प्लस रंग बदरंग, बद प्लस दिमाग बददिमाग। नेक्स्ट, इत प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो जड़ प्लस इत जड़ित, पीड़ा प्लस इत पीड़ित, व्यथा प्लस इत व्यथित, घटा प्लस इत घटित। नेक्स्ट, वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो इसमें आपको
सही मात्रा का प्रयोग करके शब्दों को सही करके लिखना है। तो सबसे पहले है मूर्ति, नेक्स्ट कुरेदना, थर्ड चिड़िया, फोर्थ प्यासा। अब मौखिक प्रश्न। महाभारत में कर्ण ने क्या क्या दान किया था? तो महाभारत में कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान किए थे। किस राजकुमार को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था? श्री रामचंद्र जी को। तुषार आर्ट गैलरी जहां मोम की मूर्तियां रखी जाती हैं कहाँ स्थित है? लंदन में। एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र के में प्रसिद्ध थे? चित्रकारी के क्षेत्र में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रचनात्मक गतिविधियां, कुछ अलग करें इसमें। परोपकार का महत्व विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, तो इस कार्य को आप स्वयं लिखेंगे। अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ। नेक्स्ट खेल खेल में चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले है चीन की दीवार, नेक्स्ट एफिल टावर, गीजा का पिरामिड और लास्ट में है काबा जो कि मक्का मदीना में स्थित है। अब फोर्थ चैप्टर माँ कहे एक कहानी। तो ये एक कविता है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, जो कि एक राष्ट्र कवि थे। तो इसमें राहुल जो कि गौतम बुद्ध का पुत्र है, गौतम बुद्ध जो कि सिद्धार्थ जिनका नाम था और बाद में जिन्होंने संन्यास ले लिया था और उन्होंने अपना नाम गौतम बुद्ध रख लिया था। तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो इस कविता में राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनने की जिद कर रहा है। तो ये कविता एक संवाद शैली के रूप में है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। कविता माँ कहे एक कहानी। कि माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ यह लेटी, कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो इसमें राहुल अपनी माँ से जिद कर रहा है कि माँ कहे एक कहानी, कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ कहती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कि बेटा तू मुझे अपनी नानी समझ रहा है क्या? क्योंकि ये काम दादी और नानी के होते हैं कहानी सुनाने का। तो कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तो चेटी अर्थात दासी। तो राहुल कहता है कि कहती है मुझसे यह चेटी, कि दासी मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तो माँ कह लेटी ही लेटी, तो माँ मुझे लेटे ही लेटे कहानी सुना कि राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी, कि चाहे राजा की या फिर रानी की, किसी की भी कहानी सुना, लेकिन मुझे एक कहानी सुना। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभिमन मानी। तो माँ कहती है कि तू है हठी मानधन मेरे, कि तू बहुत ही हठी है, जिद्दी है, तू नहीं मानेगा। तो फिर सुन, कि सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, कि सुबह सुबह के समय उपवन में यानी बागीचे में तेरे पिता, तात अर्थात पिता, घूमते थे, जहाँ सुरभिमन मानी, जहाँ सुबह की हवा बहुत ही अधिक सुगंधित और मन को आनंद देने वाली होती थी। जहाँ सुरभिमन मानी, हाँ माँ यही कहानी। तो कहता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। तो माँ आगे कहती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो माँ कहती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, कि उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, और जो ओस की जो बूंदें थीं वो फूलों के ऊपर और पत्तों के ऊपर गिरी हुई थी, और हल्के झोंके हिले मिले थे। तो उनसे जो हवा के हल्के झोंकों से जो वो हिल रहे थे, लहराता था पानी, और जो तालाब में जो पानी था वो उन हल्के झोंकों से हिल रहा था, और जो ओस की बूंदें जो पत्तों पर गिरी हुई थी और जब वो
फूल और पत्ते हवा के झोंकों से हिल रहे थे तो वो मन को बहुत अधिक आनंदित कर रहे थे। लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। राहुल कहता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्षी की हानि। कि उपवन में पक्षी अपने मधुर स्वर में गाते थे, तभी अचानक एक हंस ऊपर से आकर नीचे गिरता है। गिरा बिद्ध होकर खगशर से, एक पक्षी ऊपर से बिद्ध होकर यानी कि तीर से बिद्ध होकर नीचे गिरता है। हुई पक्षी की हानि, जिससे पक्षी की हानि होती है, अर्थात वह घायल हो जाता है। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। तो ये कहानी एक करुणा से भरी हुई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो उन्होंने चौंक कर, उन्होंने अर्थात राहुल के पिता ने, गौतम बुद्ध ने चौंक कर उसे उठा लिया। नया जन्म सा उसने पाया। तो जैसे ही वो उसे उठाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि उसे नया जन्म सा मिल गया था, क्योंकि अब उसमें जीवन की एक उम्मीद बंध गई थी। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो इतने में ही वहाँ पर आखेटक यानी कि शिकारी आ जाता है, जिसने उस पक्षी का शिकार किया था। लक्ष्य सिद्धि का माने, जिसने उसका लक्ष्य लगाकर यानी कि उसका निशाना लगाकर उसे घायल किया था। कोमल कठिन कहानी, तो ये जो कहानी थी वो कोमल थी और अब कठिन हो गई थी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो मांगा उसने आहत पक्षी, तो आखेटक ने अर्थात शिकारी ने गौतम बुद्ध से उस घायल पक्षी को मांगा। किंतु तेरे तात थे रक्षी, लेकिन जो तुम्हारे पिता थे वो रक्षी थे, यानी कि उस पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। तो जब तेरे पिता उस पक्षी की रक्षा करते हैं और उसे वापस नहीं देते हैं, तो आखेटक शिकारी हट करने जिद करने लगता है कि इसका शिकार मैंने किया है तो इस पर मेरा अधिकार है, तो ये पक्षी मुझे ही चाहिए। अब बढ़ चली कहानी, तो क्योंकि वो पक्षी लेने के लिए बार बार हट कर रहा था, जिद कर रहा था, तो ये कहानी अब आगे बढ़ चली थी, क्योंकि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स विषय में। तो अब दोनों में विवाद होने लगा। सदै निर्दय अर्थात यानी कि गौतम बुद्ध में और उस आखेटक में, उस शिकारी में, क्योंकि एक उसका शिकार करने वाला था, उसे घायल करने वाला था, और दूसरा उसे बचाने वाला था। उभय आग्रही थे स्व विषय में, तो दोनों ही अपने अपने विषय में आग्रही थे, यानी कि दोनों ही आग्रह कर रहे थे कि हम इसे नहीं देंगे, तो इसलिए वो किसी की बात नहीं मान रहे थे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो उसके बाद जब बात आगे बढ़ गई तो वो बात न्यायालय में पहुंच गई। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो अब उस बात को सबने जाना और ये जो कहानी थी अब ये और अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि अब वो सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित नहीं रह गई थी। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। तो माँ कहती है कि राहुल तू निर्णय कर इसका, कि अब तो इसका निर्णय कर कि न्याय किसका पक्ष लेता है, यानी कि बचाने वाले का या फिर मारने वाले का। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तो कि तू निर्भय होकर बता दे कि जिस भी पक्ष में तू निर्णय लेना चाहता है कि न्याय किस पक्ष में जाता है। सुन लूँ तेरी बानी, कि मैं तेरी वाणी से सुनना चाहती हूँ, तेरे मुँह से सुनना चाहती हूँ कि तू किसकी तरफ से निर्णय देगा, कि निष्पक्ष होकर अपना निर्णय दे, ये नहीं देखना है कि एक तरफ तेरे पिता हैं। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो राहुल कहता है कि माँ मेरी क्या बानी है, कि मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, कि अगर कोई निरपराध को मारता है, यानी कि बिना अपराध के, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, तो अगर कोई उसे मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, तो क्या दूसरे को उसे बचाने का अधिकार नहीं है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो जो रक्षा करने वाला है वो भक्षक से यानी कि मारने वाले से बड़ा है,
तो जो न्याय है वो दया का दान करने वाला है, तो हमेशा ही बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो माँ कहती है कि तूने कहानी को सिर्फ सुना ही नहीं है बल्कि उसे ध्यान से समझा भी है, तो इसलिए जो है तूने जो निर्णय दिया है वो सही दिया है, यानी कि जो बचाने वाला है वो मारने वाले से बड़ा है। तो इस कविता में हमें यही संदेश दिया गया है कि हमें जीव जंतुओं पर सदा स्नेह, दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले, राहुल माँ से किसकी कहानी सुनना चाहता है? तो राहुल माँ से राजा या रानी की कहानी सुनना चाहता है। उपवन कैसा था? उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे, वह वातावरण बहुत सुहावना था। कहानी करुणा से भरी हुई क्यों थी? कहानी एक घायल पक्षी के बारे में थी, इसलिए करुणा से भरी हुई थी। कहानी क्यों व्यापक हो गई? न्यायालय में पहुंचने के बाद कहानी व्यापक हो गई। माँ ने कौन सी कहानी सुनाई? माँ ने न्याय की अन्याय पर विजय की कहानी सुनाई। नेक्स्ट, पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये पंक्तियाँ आपको स्वयं पूरी करनी है। कविता में से देखकर ही आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मिलान कीजिए। तो इसमें माँ कहे एक कहानी, तात भ्रमण करते थे तेरे, गिरा बिद्ध होकर खग, आखेटक लक्ष्य सिद्धि का मानी, राहुल तू निर्णय कर इसका। नेक्स्ट, व्याकरण बोध। फर्स्ट एक्सरसाइज, समझिए और लिखिए। जैसे मान से मानी बना है, उसी तरह दान से दानी, प्राण से प्राणी, ध्यान से ध्यानी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, संधि कीजिए। तो न्याय प्लस आलय न्यायालय, औषध प्लस आलय औषधालय, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, विश्राम प्लस आलय विश्रामालय, वाचन प्लस आलय वाचनालय। नेक्स्ट, विलोम शब्द लिखिए। जन्म मृत्यु, न्याय अन्याय, भक्षक रक्षक, स्व पर या पराया। नेक्स्ट, मौखिक प्रश्न। प्रातः भ्रमण क्यों लाभकारी होता है? तो इसका आंसर है स्वस्थ रहने के लिए। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। क्रिकेट के खेल में निर्णय कौन करता है? एम्पायर। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियाँ में पहला है, मेरी माँ शीर्षक पर आधारित एक कविता लिखिए और अपनी कक्षा में उसका सस्वर वाचन कीजिए। तो ये काम भी आपको स्वयं करना है। आप नेट की सहायता से मेरी माँ नामक शीर्षक पर एक कहानी ढूंढेंगे और इस स्पेस में आप उसे लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, खेल खेल में ये क्या करते हैं? एक वाक्य में लिखिए। तो सबसे पहले न्यायाधीश, न्यायाधीश न्याय करता है। नेक्स्ट, वकील, वकील न्याय दिलाता है। थर्ड, पुलिस, पुलिस हमारी रक्षा करती है। शिक्षक, शिक्षक हमें शिक्षित करते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये दोनों पाठ आपको समझ में आ गए होंगे। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे और बाद में याद करके आप उन्हें अपनी कॉपी पर लिखेंगे। थैंक यू।